बालों में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और सभी प्रॉब्लम्स लगभग एक जैसी दिखती हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ 4 कंडीशंस बालों की जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं पर ज़रा सा बारीक फ़र्क है। जैसे कि पहला केस ये वाला लेफ़्ट साइड में ट्राइकोटिलोमैनिया कहते हैं इसे। इसका मतलब है कि एक मनोवैज्ञानिक बीमारी जिसमें कि पेशेंट को खुद ही स्ट्रेस के समय, एंग्जाइटी के समय बाल तोड़ने की आदत होती है। तो बाल चकत्ते में उड़ तो जाएंगे पर चकत्ते का शेप जो है वो जैसे कि राइट हैंडेड पर्सन है तो राइट साइड में रहेगा, क्योंकि दाहिने हाथ से ही बार बार हाथ जो है वो बालों में चला जाता है और बाल तोड़ने लगता है सबकॉन्शियसली पर्सन। और कोई भी एंग्जाइटी का समय आए, कोई भी स्ट्रेस का समय आए तो पेशेंट का हाथ अपने आप बालों में चला जाता है। अगर उनसे ये पूछें कि क्या आपको बाल तोड़ने की आदत है तो वो कहते हैं कि हाँ, हाथ चला जाता है क्योंकि इचिंग होती रहती है। वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि एंग्जाइटी की वजह से, वो ये कहते हैं कि इचिंग की वजह से। अगर बहुत क्लोजली देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे ब्रोकन हेयर्स हैं, टूटे हुए बाल हैं। और यही इसकी खासियत है। कहीं कहीं तो बाल पूरे उखाड़ लिए हैं और कहीं कहीं नाखून से बीच से टूटे हुए बाल हैं। तो अगर टूटे हुए बाल दिखें और हार्ड ब्रोकन हेयर दिखें तो इसका मतलब है कि ये ट्राइकोटिलोमैनिया है। और ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी हम सोचते हैं कि बड़े ही लोगों में होती है, तो ऐसा नहीं है, छोटे बच्चों में भी होती है। ये फ़ोटो टिपिकली बच्चे का है। स्कूल में अगर टीचर ने डांटना शुरू किया तो हाथ बाल में चले गए, घर में माँ ने डांटना शुरू किया तो हाथ बालों में चले गए और बाल तोड़ना शुरू कर दिया। फिर पेरेंट्स डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये बाल झड़ना क्यों शुरू हो गए हैं बच्चे में, कौन सी बीमारी हो गई है या कोई फंगस लग गए हैं क्या उसे। तो वो डॉक्टर के पास आते हैं। फिर जब हम लोग ये देखते हैं और टेस्ट करते हैं तो हमें स्किन में कोई भी इन्फेक्शन नहीं दिखाई पड़ता। स्किन में एकदम नॉर्मल होती है, कोई स्केलिंग नहीं है, कोई इचिंग के साइंस नहीं है। जब स्कैन करते हैं तब भी इसमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। तो हमें ये पता चलता है कि ये कंडीशन अंदर से नहीं हो रही है बल्कि बाहर से हो रही है। तो इस तरह से हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये ट्राइकोटिलोमैनिया का केस हो सकता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी से रिलेटेड हिस्ट्री और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेशेंट से पूछा जाता है कि क्या आप बालों में बार बार हाथ लगाते हैं। कई बार ट्रीटमेंट के तौर पर कुछ प्लेसिबो मेडिसिन होती हैं और कैप पहनने के लिए एडवाइस किया जाता है ताकि हाथ बालों में ना जाए। एक बार हैबिट ब्रेक होगी, एक बार रियलाइज़ कराना होगा पेशेंट को कि जो समस्या है वो आपके ही अपने जाने अनजाने की गई है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ट्राइकोटिलोमैनिया कहते हैं इसको। इसमें टूटे हुए बाल अलग अलग लेंथ के होते हैं, जिसे बोलते हैं कि हेयर ऑफ वेरिंग लेंथ, क्योंकि कुछ कहीं से टूटे हैं, कुछ जड़ से टूटे हैं, कुछ एकदम ही गायब हो गए हैं, कुछ थोड़े थोड़े से ब्रोकन हैं। ब्रोकन हेयर खासियत होती है ट्राइकोटिलोमैनिया की। दूसरा केस जो है हमारा वो है एनाजन इफ्लूवियम का। ये केस एनाजन इफ्लूवियम क्या होता है, बालों की ग्रोथ की कई सारी फेजेस होती हैं और उन फेजेस में 3 फेजेस होती हैं, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। एनाजन जो है वो ग्रोथ फेज होती है और ये 3 से 5 साल तक लंबी होती है। यानी कि इस फेज़ में जब बाल की जड़ें रहती हैं तो वो लगातार बढ़ती रहती हैं, उनमें ग्रोथ होती रहती है। और इस ग्रोथ की फेज़ में अगर बाल झड़ें, आमतौर पर ग्रोथ की फेज़ में बाल नहीं झड़ते हैं, वो कैटाजन रेस्टिंग फेज़ और टीलोजन शेडिंग फेज़ में जब आते हैं तो बाल झड़ते हैं। और नॉर्मली हम लोगों के बाल 10% 5% टीलोजन फेज़ में रहते हैं, तो रोज़ इक्का दुक्का बाल झड़ना भी सामान्य होता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। लेकिन इस पेशेंट में एनाजन फेज़ में, ग्रोइंग फेज़ में ही बाल झड़ना शुरू हो गए। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसकी वजह होती है मेडिसिन्स। एनाजन फेज़ में अगर बाल झड़ रहे हैं तो उसकी वजह होती है इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन्स। कुछ आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं और साथ में वो बाल की जड़ों को भी सप्रेस कर देती हैं। तो हेयर रूट्स जब सप्रेस होंगे तो वो जिस फेज़ में थे उसी फेज़ में शेड हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए गुड न्यूज़ क्या होती है कि जैसे ही आप मेडिसिन बंद करेंगे वापस रिकवरी हो जाएगी। तो ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि बाल जो हैं वो किस फेज़ में हैं, तो उससे डिसाइड होता है कि क्या मेडिसिन लेना होगा। यानी कि इस कंडीशन में अगर हमें पता चल जाए कि बाल एनाजन फेज़ में है तो हमें मेडिसिन भी देने की ज़रूरत नहीं, बस उस दवा को बंद करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इसके लिए जो हम हेयर टेस्ट करते हैं उसमें हेयर रूट्स एनाजन, टीलोजन और कैटोजन फेज़ में अलग अलग टाइप से दिखते हैं।
तो जब हमें दिखता है कि हेयर रूट्स में जो नीचे वाइट वाइट बल्ब टाइप का निकल के आता है वो अभी एनाजन फेज़ का है, तो हम समझ जाते हैं कि कंडीशन एनाजन इफ्लूवियम की है। तो ये दूसरा केस है जिसमें हेयर टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। हम पता कर सकते हैं कि वजह क्या है। इसमें रूट्स नॉर्मल हैं, इसमें हेयर जो गिरे हैं वो ग्रोइंग फेज़ में गिरे हैं और ये वापस भी बहुत जल्दी आएंगे। बस हमें पता करना होगा, एक हिस्ट्री लेनी होती है डिटेल कि आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, और उस दवा का पता चलते ही उसे हम स्टॉप करेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बाल झड़ना आम लोगों की भाषा में तो बस एक ही चीज़ है, बाल झड़ना, पर डॉक्टर की नज़र में इसमें बहुत चीज़ें होती हैं देखने के लिए। तीसरा कंडीशन जो हम ये देखने वाले हैं इसे सूडोपैलेट बोलते हैं या सिकाट्रिकल एलोपेशिया। इसमें भी पैचेस में हेयर लॉस होते हैं, लेकिन ये पैच साइड्स में एक्सटेंड हो रहे हैं और ये एक्सटेंड होते हुए इसे फूट प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि ये पैच जो है वो किनारे किनारे एनक्रोच करते हुए नॉर्मल एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, बड़ा हो रहा है एरिया, और ये अंदर अंदर रहता है जब तक तो दिखता नहीं, और फिर जब हेयर लाइन के बाहर आ जाता है तब ये दिखना शुरू हो जाता है। जब हम इसमें स्कैन करते हैं, हेयर टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसमें रूट्स पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, यानी कि अब स्किन के अंदर बाल की जड़ें नहीं बची है, तो बाल नहीं आएंगे। तो क्या कोई तरीका है जिससे इसको कवर किया जा सकता है? हाँ, बहुत से सारे तरीके हैं जिससे हम इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें पता करना होता है कि ये सिकाट्रिकल एलोपेशिया या सूडोपैलेट ही है या कुछ और है, और इसी के लिए हेयर एनालिसिस टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक बार हमें पता चल जाए कि ये किस वजह से है, तो फिर हम उसके अनुसार उसकी मेडिसिन करेंगे। अगर स्कैल्प में इचिंग हो रही है तो इसका मतलब डिजीज़ अभी भी प्रोग्रेसिव फेज़ में है, अभी भी बढ़ रही है। तो अगर डिजीज़ बढ़ रही है तो हमें बढ़ना रोकने की मेडिसिन लेना होगा, वरना ये आउटर एरिया में दिखने लगेगी तो फिर और मुश्किल होगी। तो ये है सूडोपैलेट। तीसरी कंडीशन, पहली हम लोगों ने डिस्कस की थी ट्राइकोटिलोमैनिया, दूसरी एनाजन इफ्लूवियम, तीसरी सूडोपैलेट। अब एक चौथी फेज़ है जो हम दिखाने वाले हैं और वो है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया सामने का जो बॉर्डर है वो पीछे चला गया है। सामने का बॉर्डर पीछे चले जाने का मतलब कस के पीछे की तरफ से बाल बांधे हैं तो बाल की जड़ों में लगातार जो है वो ट्रैक्शन पड़ता रहता है, प्रेशर पड़ता रहता है, तो धीरे धीरे वो पतले हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और फिर आगे का हिस्सा गायब हो जाता है, फ्रंट लाइन पीछे चली जाती है। इसलिए बहुत कस करके चोटी नहीं बांधनी चाहिए, बहुत कस करके बाल नहीं बांधने चाहिए। जो भी लोग बाल लंबे रखते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर बालों में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो बार बार रोज़ रोज़ के प्रेशर से बाल की जड़ें धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाती हैं और बाल बनाना बंद कर देती हैं। तो ये चौथी कंडीशन है ट्रैक्शन एलोपेशिया। दिस इज कॉज्ड बाय क्रोनिक ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस पुल ड्यू टू हेयर ड्रेसिंग स्टाइल्स ऑफ स्पेशल ग्रुप्स ऑफ पीपल such as the blacks, or wearing of special headgear, turban wearing Sikhs, or beard strings worn by Sikhs to keep the beard in place. Initially it is non-cicatricial, but later scarred alopecia develops gradually. So today we have discussed 4 varieties of hair fall, which all of them look similar. Only with the help of hair test we differentiate between them, like trichotillomania, the case of a child where he has a habit of pulling his hair. दूसरा वाला था एनाजन इफ्लूवियम, जहाँ पर कि बाल ग्रोइंग फेज में ही झड़ गए थे दवाइयों की वजह से। तीसरा वाला था सिकाट्रिकल एलोपेशिया, ये ऑटो इम्यून कंडीशन थी, इसमें बाल की जड़ें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गई थी और स्किन एकदम शाइनी, जली हुई स्कारिंग टाइप की स्किन हो गई थी। सूडोपैलेट बोलते हैं इसको। और चौथी चीज़ जो हमने डिस्कस की वो थी ट्रैक्शन एलोपेशिया, बालों में लगातार बने हुए खिंचाव की वजह से। तो इस तरह से हम और भी एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे डिफरेंट स्किन और हेयर डिजीज़ के बारे में। डॉक्टर तेलंग स्किन एंड हेयर क्लिनिक वाराणसी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और भी नई चीज़ों को जानने के लिए नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।